स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। जी और जी आज की सर। क्लास में शेप ऑफ टॉर्क स्पीड कर्व पढ़ेंगे हम। तो स्पीड टॉर्क जो कर्व है वो कर्व के बारे में जानेंगे दोस्तों कि स्पीड और टॉर्क के बीच में कर्व कैसा बनता है। क्योंकि इसके पहले स्पीड देखा था हमने, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व देखा था हमने इसके पहले। तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो कर्व देखा था हमने दोस्तों, वो किसकी किसके बीच में था? वो था टॉर्क और स्लिप के बीच में। टॉर्क और स्लिप के बीच में हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे शेप ऑफ टॉर्क एंड स्पीड कर्व, मतलब कि स्पीड और टॉर्क कर्व, टॉर्क और स्पीड के बीच में जो कर्व बनेगा वो कर्व देखेंगे। तो जैसा जो डायग्राम बना था, जैसा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था टॉर्क और स्लिप के बीच में, वैसा ही कर्व बनेगा। ठीक है दोस्तों, सेम वैसा ही कर्व बनेगा टॉर्क और स्पीड के बीच में, लेकिन वो जो कर्व बनेगा वो अपोजिट बनेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कैसा है वो वाला टॉर्क और स्पीड का कर्व कैसा था। तो उसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस नजर आएगा दोस्तों। थोड़ा सा डिफरेंस मतलब अपोजिट मिलेगा, वो अपोजिट मिलेगा और ये उसके अपोजिट मिलेगा। कहने का मतलब वो यदि लेफ्ट में बनता है तो ये राइट में बनेगा दोस्तों। अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, सेम डायग्राम वैसा ही बनेगा इसका भी। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने में ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का जो डायग्राम है वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए उसका डायग्राम देखते हैं हम। ये डायग्राम आपके सामने हो गया दोस्तों, ये इस टाइप से इसका डायग्राम है। तो ये जो डायग्राम आपको देखने मिल रहा है, देखिए ये दिख रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। तो यहाँ पर टॉर्क दिया हुआ है और यहाँ पर स्लिप दी हुई है। अब ये इसका जो डायग्राम है दोस्तों, देखो यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना है। अब यदि सेम आप देखते हैं यहाँ पर, तो इसी के आधार पर सेम आपको मिलेगा। ये जो कर्व बना है ये स्लिप और टॉर्क के बीच में कर्व बना है। लेकिन जब स्लिप टॉर्क और स्पीड के बीच में जब आप कर्व देखेंगे तो ये इसी के अपोजिट में हो जाएगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये ये अभी राइट का पार्ट है और ये लेफ्ट साइड का पार्ट है। तो ये राइट वाला इधर लेफ्ट में आ जाएगा और ये लेफ्ट वाला इधर राइट में चले जाएगा दोस्तों। इस टाइप से हो जाएगा। तो ये राइट इस साइड आ गया दोस्तों और लेफ्ट इस साइड चला जाएगा। तो इसका सेम डायग्राम आप आगे देखेंगे, आपको देखने मिलेगा। चलिए अब इसी का सेम डायग्राम हम देखते हैं तो ये आपको देखने में मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो जो डायग्राम हमने खींचा था टॉर्क और स्लिप के बीच में, वैसा ही डायग्राम दोस्तों हम बनाएंगे किस किस के बीच में? टॉर्क और स्पीड के बीच में। तो टॉर्क और स्पीड के बीच में जो डायग्राम बनेगा वो सेम ऐसा ही बनेगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये जो डायग्राम है टार्क और स्पीड के बीच में है, और वाला जो डायग्राम देखा था हमने वो टार्क और स्लिप के बीच में था। देखिए सेम डिजाइन है उसका, सेम डिजाइन मिलेगा आपको, सेम कंस्ट्रक्शन मिलेगा। यहाँ पर जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको जो डायग्राम नजर आएगा, ये डायग्राम आपको नजर आएगा टार्क और स्पीड के बीच में। तो ये स्पीड इन आरपीएम हो जाएगा, ये स्पीड, और ये हो जाएगा आपका टॉर्क का दोस्तों। तो ये लाइन ऊपर सीधे जाएगी टॉर्क की, ये टॉर्क की लाइन हो जाएगी और ये स्पीड एनएस की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमें इसी डायग्राम के माध्यम से समझना है कि जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है वो कैसे रोटेट करती है। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर के बारे में जब हम जानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अलग अलग हर्ट्ज में, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में ये इसमें अलग अलग वोल्टेज आपको मिलेगा। जैसे कि 110 वोल्ट में 15 हर्ट्ज मिलेगा, 15 हर्ट्ज। 440 वोल्ट में 60 हर्ट्ज मिलेगा और 660 वोल्ट में 90 हर्ट्ज मिलेगा। अब ये कैसे होगा इसे भी देखेंगे हम। तो ये जो टार्क है, ये टार्क और स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए। तो यहाँ पर यदि दोस्तों जब हम इंडक्शन मोटर के V/F रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, तो स्पीड टार्क कर्व का शेप हमें चेंज प्राप्त नहीं होता, बल्कि मैक्सिमम टार्क की वैल्यू हमें अनचेंज रहती है और मैक्सिमम टार्क हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम में आपने देखा कि ये 150 न्यूटन मीटर है टॉर्क। ठीक है, यहाँ पर 150 न्यूटन मीटर लग रहा है, यहाँ पर 45 लग रहा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर 75 लग रहा है, ये 75 वाला है, ये 75 न्यूटन मीटर है यहाँ पर, 75 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क डेवलप होगा यहाँ पर 45 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप होगा। ये टॉर्क की अलग अलग वैल्यू है और ये जो हाईएस्ट वैल्यू है दिख रही है, ये 150
न्यूटन मीटर, मतलब कि यहाँ पर इतना फोर्स लग रहा है टॉर्क को डेवलप करने के लिए दोस्तों। तो ये अलग अलग न्यूटन मीटर में, जैसे 45 न्यूटन मीटर में क्या है, ये फुल लोड टॉर्क यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे 75 होता है तो इसका मान अलग मिलेगा आपको, तो फ्रीक्वेंसी भी अलग मिलेगी। जैसे कि 45 न्यूटन मीटर है, तो 45 न्यूटन मीटर में इसकी जो स्पीड होगी आरपीएम में, ये हो जाएगी 450 आरपीएम में जो होगा 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न होगा। और ये जो टॉर्क है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, ये 660 वोल्ट जनरेट करेगी और 90 हर्ट्ज होगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए इसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर जब आप 450 आरपीएम की स्पीड में इसको रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लॉक्ड रोटर टॉर्क होता है, मतलब कि जब मोटर रुकी हुई होती है या स्टार्टिंग टॉर्क की होती है, ये तब की सिचुएशन होती है। तो मोटर की जो लॉकिंग जो है वो 75 न्यूटन मीटर में होती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब मोटर रुकी हुई होती है या स्टार्टिंग उसका जो टार्क होता है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये जो टार्क है ये स्टार्टिंग टार्क की बात की जा रही है दोस्तों, स्टार्टिंग टार्क की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में वोल्टेज V बाई एफ का जो रेशियो होता है, वोल्टेज अपान फ्रीक्वेंसी, तो वोल्टेज अपान फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं हम, कांस्टेंट रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये वोल्टेज हो गया V, और ये हो जाएगा बाई में अपान में हो जाएगा F, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ये वोल्टेज हो गया V, अपान क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी, इसको कांस्टेंट रखते हैं दोस्तों हम। तो जब 440 आरपीएम होती है, 450 जब आरपीएम होती है, तो 450 आरपीएम में आपको अलग मिलेगा, 900 आरपीएम में अलग, 1800 आरपीएम में अलग, और 2700 आरपीएम में अलग मिलेगा। तो जब स्टार्टिंग में 450 आरपीएम होगा, इसकी स्पीड जब 450 आरपीएम होगी, उस समय में आपको यहाँ पर 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। कितना मिलेगा, 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और ये जो टॉर्क है कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, तो ये करेगा 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 15 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई दोस्तों 50 हर्ट्ज की, 15 हर्ट्ज की। और वोल्टेज जनरेट जो कर रहा है, ये वोल्टेज कितना है दोस्तों, ये है 110 वोल्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सेकेंड है इसका टॉर्क 75 न्यूटन मीटर, ये 75 न्यूटन मीटर है। और 75 न्यूटन मीटर में आप यदि देखेंगे तो इसकी जो स्पीड होगी आरपीएम में वो 1800 आरपीएम होगी। ठीक है, और 1800 आरपीएम में ये मैक्सिमम जो वोल्टेज जनरेट करेगा ये 440 वोल्ट होगा दोस्तों। और फ्रीक्वेंसी जो होगी इसकी वो 60 हर्ट्ज होगी। ठीक है, तो 1800 आरपीएम में ये आपको जो मिलेगा यहाँ पर टॉर्क, तो ये जो टॉर्क मिलेगा ये लॉक्ड रोटर टॉर्क मिलेगा आपको। मतलब यहाँ पर जो रोटर का जो टॉर्क है ये लॉकिंग हो जाएगा जब मोटर रुकी हुई होगी या स्टार्टिंग की कंडीशन में होगी, उस समय की टॉर्क है दोस्तों। मोटर या तो रुकी होगी, और रुकते समय मोटर क्या होती है, वो स्टार्टिंग कंडीशन होती है उसकी, मोटर बंद से चालू होती है, तो वो लॉक्ड रोटर टार्क होता है। तो ये मिलेगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग टार्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये मिलेगा आपको फुल लोड टार्क से 45 न्यूटन मीटर पे यहाँ पर मिलेगी, 45 न्यूटन मीटर में। और 75 न्यूटन मीटर में जो इसका जो टार्क होगा, ठीक है, वो उसकी स्पीड 1800 आरपीएम होगी, और 1440 440 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। आपको ये V बाई एफ को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, V बाई एफ को कांस्टेंट रखना पड़ेगा दोस्तों। वैसे ही जब आगे आप बढ़ते हैं 2700 आरपीएम में, जब स्पीड कितनी हो 2700 आरपीएम में, तब यहाँ पर आपको जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा, आप जो टॉर्क देंगे वो टॉर्क कितना उत्पन्न होगा, 45 न्यूटन मीटर होगा दोस्तों। और ये जो 2700 आरपीएम है, इसकी स्पीड जो है 2700 आरपीएम, ये फुल लोड की कंडीशन में होगी। और इसकी जो वोल्टेज जो जनरेट होगा, या वोल्टेज जो जनरेट इसमें होगा 660 वोल्ट अपान 90 हर्ट्ज होगा। तो हम क्या करते हैं, ये वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं। तो V बाई एफ का जो मान होगा इसी को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब V बाई एफ, V से जो वैल्यू होगी और F की जो वैल्यू होगी, इन दोनों को कैलकुलेशन करने पर, आपस में भाग देने पर जो मान निकलेगा उस मान को कांस्टेंट रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमें स्पीड ज्यादा चाहिए, तो ये 2700 आरपीएम हो गया। इस समय मोटर फुल लोड में होती है, और टार्क देखेंगे आप तो टार्क यहाँ पर 45 न्यूटन मीटर।
मतलब कि आपकी जो मोटर है वो फुल लोड पर अच्छी स्पीड दे रही है 2700 आरपीएम की। तो ये आप इस टार्क और स्पीड कर्व से समझ सकते हैं। तो थ्री फेज स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर की स्पीड किससे कंट्रोल की जाती है, ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, स्क्विरल केज टाइप की इंडक्शन मोटर की यदि स्पीड कंट्रोल करना है तो उसके बेसिकली तीन मेथड है। एक तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, सेकेंड है दोस्तों वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, और थर्ड है आपका नंबर ऑफ पोल चेंजिंग मेथड, मतलब कि पोल को चेंज करके। तो नंबर ऑफ पोल चेंजिंग मेथड मतलब पोल की संख्या को बढ़ाकर और घटाकर आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। तो थ्री फेज स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर की यदि स्पीड एन को चेंज करना है, स्पीड को चेंज करना है दोस्तों, तो स्पीड को चेंज करना है आपको, तो उसके लिए तीन मेथड दी गई है। और ये तीनों मेथड से हम क्या करते हैं, स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसमें क्या होता है, 11 किलोवाट मतलब ये 11 किलोवाट और 440 वोल्ट, ठीक है, 11 किलोवाट 440 वोल्ट और 60 हर्ट्ज थ्री फेस जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो ये इसका जो फिगर है, ये फिगर जो बना हुआ है, ये 440 450 आरपीएम, 900 आरपीएम, 1800 आरपीएम, 2700 आरपीएम, और ये तीनों आरपीएम में देखेंगे तो फुल लोड की जो कंडीशन होती है दोस्तों, जो कांस्टेंट होती है, जिसमें स्पीड आपको अच्छी मिल रही है 2700 आरपीएम, इसमें 45 न्यूटन मीटर का जब टॉर्क डेवलप होगा तो आपकी मोटर रैपिडली रोटेट करेगी। और जब ये रैपिडली रोटेट करेगी दोस्तों, तो हम समझ जाएंगे कि मोटर अच्छे से वर्क प्रॉपर कर रही है। चलिए, यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं हम कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों पहले तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अ 50 हर्ट्ज 8 पोल इंडक्शन मोटर हैज द रोटर रेजिस्टेंस पर फेस 0.01 ओम। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं। एंड स्टैंड स्टिल रेजिस्टेंस x2 पर फेस कितना दिया है, 0.01 ओम। फाइंड द स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क अक्योर। मतलब कि यहाँ पर 50 हर्ट्ज आरपीएम दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 8 पोल दिया हुआ है, 8 पोल है इसमें, ठीक है। रोटर के रेजिस्टेंस पर फेस में उसका जो मान दिया हुआ है 0.01 ओम दिया हुआ है दोस्तों। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो रिएक्टेंस का मान जो दिया हुआ है पर फेस वो 0.1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें स्पीड ज्ञात करना है, जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड को हम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैक्सिमम स्पीड ज्ञात करने का जो फार्मूला है दोस्तों, वो फार्मूला हमें दिया हुआ है और वो हमें पता है। चलिए, इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए दोस्तों इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दिया है R2 का मान दिया है, पहली बात तो R2 क्या क्या दिया है, R2 की वैल्यू देखेंगे हम, तो R2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, यहाँ पर R2 का मान ये गिवन दैट है दोस्तों, दिया हुआ है गिवन दैट, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है R2 की वैल्यू दी है 0.01 ओम। X2 का मान दिया हुआ है, X2 का मान कितना दिया दोस्तों, 0.1 ओम दिया है। अब हमारे पास फार्मूला है NS इक्वल 120 F अपॉन P, ये स्पीड का फार्मूला दोस्तों, हमें स्पीड याद करना है। तो 120 F का मान हमारे पास कितना दिया है, 50 दिया है, ठीक है। पोल 8 पोल दिया है, जब आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कटेगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 750 आरपीएम यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, 750 आरपीएम वैल्यू निकलेगी दोस्तों। तो एनएस का जो मान निकलेगा कैलकुलेशन करोगे तो 750 आरपीएम निकलेगा। अब ये 750 आरपीएम आपने निकाल लिया, मतलब कि यहाँ पर इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो स्पीड का मान पूछा था कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो मैक्सिमम स्पीड कौन सी होती है, वो सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो इसमें एनएस की वैल्यू जो दी हुई है वो 120 एफ अपान पी वाले फार्मूले से हम कैलकुलेशन किए, जिसमें से 750 आरपीएम निकला। अब यहाँ पर दिया है ए इक्वल एस एम इक्वल R2 अपान X2, ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, ये ए का फार्मूला है। अब यहाँ पर R2 अपान X2 का मान दिया हुआ है, तो इसमें SM जो है, SM का मान निकाल लेंगे। जब SM का मान निकालेंगे तो R2 का मान हमारे पास दिया है 0.01 एक्स, और हमारे पास X2 का रोटर का रिएक्टेंस, ये रोटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों और रोटर का रिएक्टेंस,
तो रोटर का रिएक्टेंस यदि हम रखते हैं तो 0.1 वैल्यू दी हुई है उसकी। जब एसएम निकालेंगे आप तो ये निकलेगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 0.1। तो ये 0.1 यहाँ पर एसएम का मान निकल जाएगा। अब जो इसने बोला है कि रोटर की स्पीड हमें ज्ञात करना है और मैक्सिमम टॉर्क ज्ञात करना है रोटर की स्पीड का। तो रोटर की स्पीड का मैक्सिमम टॉर्क ज्ञात करने का जो फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला ये वाला दिया हुआ है दोस्तों, एन आर इक्वल एन एस वन माइनस एस एम। ये फार्मूला दिया है दोस्तों। इस फार्मूले में वैल्यू को रख के हम क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। चलिए, इसमें मान जब हम रखते हैं, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को नोट कर लीजिए आप। फार्मूला क्या दिया है, एन आर इक्वल एन एस वन माइनस एस एम। तो इसमें जब एन आर की वैल्यू आप निकालेंगे, रोटर स्पीड, एन आर क्या है, रोटर स्पीड है इंडक्शन मोटर की, एन एस की वैल्यू दी हुई है 750 आरपीएम, वन जैसा कि वैसा लिखना है, एस एम का मान हमने निकाला है, कितना निकाला है 0.1। तो इसमें वैल्यू को रख देंगे तो 1 - 0.1 हो जाएगा, तो ये 0.9 हो जाएगा क्योंकि ये 1 है दोस्तों। तो एनआर का जो मान है यहाँ पर निकलेगा, कैलकुलेशन करेंगे तो इसे 750 माइनस 0.1, ये दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, तो ये इसको आप 9/10 लिख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट हटाकर। तो ये कैलकुलेशन करके आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। जब एनआर का मान निकालेंगे आप कैलकुलेशन करके, तो ये आपका निकलेगा 675 आरपीएम निकलेगा, 675 आरपीएम। और ये जो 675 आरपीएम है, ये किसका मान है, रोटर की स्पीड है, ये रोटर की स्पीड दोस्तों। तो ये रोटर की स्पीड का फार्मूला है और इससे मान आप निकाल सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूले ज्ञात करना है। और फार्मूले जब तक याद नहीं करेंगे आप, तब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। और एग्जाम में सबसे ज्यादा निम्न पैटर्न से आईटीआई वालों के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि कोई पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट, तो उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहे वो आईटीआई वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट हो, चाहे बी वाला हो, सभी को एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों। तो आई होप आपको इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम जब आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जो हमने टार्क स्पीड कर्व बनाया है, ये टार्क स्पीड कर्व एज अ सेम टार्क स्लिप कर्व के समान है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट दिया हुआ है। मतलब जिस साइड में जो डायग्राम बनता है, उसका लेफ्ट का राइट साइड में और राइट का लेफ्ट साइड में बना है दोस्तों। वैसे ही जैसे ही हमने टार्क और स्पीड के बीच में कर्व खींचा था, वैसा ही हम खींचेंगे करंट और स्पीड के बीच में कर्व। तो करंट और स्पीड के बीच में भी कर्व बनता है दोस्तों। तो वो कैसा कर्व बनता है, उसे भी देखेंगे हम, करंट और स्पीड के बीच में कैसा कर्व बनता है। तो दोस्तों, करंट और स्पीड के बीच में जो कर्व बनता है, वो कर्व है इस टाइप से, करंट और स्पीड के बीच का कर्व। तो ये कर्व भी सेम वैसा ही मिलेगा आपको जैसा उसमें दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आपको मिलेगा दोस्तों इसमें। थोड़ा सा चेंजेस ये मिलेगा कि यहाँ पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर में यदि आप देखेंगे तो स्टेटर जो करंट होती है और रोटर करंट होती है, तो ये जो करंट है दोस्तों, ये स्टेटर करंट और स्पीड के बीच का कर्व है। ये जो करंट है, स्टेटर करंट और रोटर के बीच का कर्व है दोस्तों। जब यदि आप कर इसका सर्किट ड्रॉ करेंगे, तो ये स्टेटर करंट और ये किसके बीच का है, स्पीड। तो ये एन एस स्पीड हो जाएगी आरपीएम में, और ये स्टेटर करंट। तो स्टेटर करंट और स्पीड के बीच का क्या है, ये ग्राफ है दोस्तों। ये ग्राफ जो खींचा गया है विशेषकर, इसमें क्या होता है, अलग अलग आरपीएम में अलग अलग करंट ड्रॉ करती है मोटर। जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे, तो उतनी करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो अलग अलग आरपीएम में अलग अलग करंट ड्रॉ करेगी। जैसे इस ग्राफ में देखेंगे, यदि 450 आरपीएम है, तो करंट जो है स्टेटर करंट, ये 75 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रही है। जैसे ही आप 900 आरपीएम दिया, तो 900 आरपीएम में अलग करंट ड्रॉ करेगी। हो सकता है कि ये 85 एम्पियर करंट ड्रॉ करे यहाँ पर। जैसे ही 1800 आरपीएम पे यदि आप इसको रोटेट करते हैं,
तो यहाँ पर 100 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रही है। इसका मतलब ये है कि यदि आप स्पीड को बढ़ाते हैं दोस्तों, तो करंट का मान भी, स्टेटर करंट का मान भी बढ़ता है। मतलब कि ये हो जाएगा n इज प्रोपोर्शनल टू आई। यदि आप n का मान बढ़ाएंगे, स्पीड n का मान बढ़ाते हैं, तो आपको करंट का मान ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ मिलेगा। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब इसे ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करने का कारण वही है दोस्तों कि स्पीड जो है ये स्टेटर करंट, और स्टेटर जो करंट है और स्पीड का जो कर्व बनता है, इसमें यदि आप स्पीड का मान बढ़ाते हैं तो करंट का मान उसके इनवर्स, उसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। अब यदि देखा जाए, स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिएगा दोस्तों मुझे, क्योंकि मुझे अटेंडेंस लगाना पड़ता है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज देंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इंडक्शन मोटर जो है इसमें सिंक्रोनस स्पीड पर मैक्सिमम करंट ड्रॉ करती है कभी भी। एक बात याद रखेंगे आप कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, एनएस। एनएस को कहा गया है सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड में थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है वो अधिक करंट ड्रॉ करती है, मतलब मैक्सिमम करंट ड्रॉ करती है, यानी मैक्सिमम करंट लेती है दोस्तों। और यह करंट केवल मैग्नेटाइजिंग करंट के इक्वल होती है। ये जो करंट होती है ये मैग्नेटाइजिंग करंट की क्या होती है, बराबर होती है दोस्तों। अब इसमें यदि देखें हम, तो इसमें क्या देखने मिलता है हमें कि ये जो मैग्नेटाइज जो फ्लक्स है, जब करंट ड्रॉ करेगी तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स भी प्रोड्यूस करती है। आइए चलिए इसको और थोड़ी सी थ्योरी को हम समझते हैं।